नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज एक खुशखबरी है और वो ये कि तकरीबन 40-45 दिनों से जो इसराइल और हमास के दरमियान जंग चल रही थी, जो कि पिछले महीने 7 अक्टूबर को हमास ने यकतरफा इसराइल के ऊपर लाद दी थी, 8-10 हज़ार मिसाइल और रॉकेट बरसा के लोगों का कत्लेआम करके, और जिसके बाद फिर इसराइल ने रिटेलिएट किया। तो कल ये जो जंग बंदी है, इसके ऊपर एक एग्रीमेंट हो गया है। आज से ये जंग बंदी शुरू हो चुकी है। फिलहाल इसको ये कहा गया है कि ये ह्यूमैनिटेरियन पास है, इंसानी जो है एक रुकावट कह सकते हैं। तो 4 दिनों के लिए ये जंग बंदी है और इसके साथ साथ जो इसराइल के लोग हमास वाले जो अगवा करके गए थे, जो उनके पास अब तक यरगमाली है, इसराइल वाले समझते थे कि तकरीबन 239 हैं, हमास वाले कहते हैं उनके पास 250 हैं। खैर, फिलहाल उन्होंने 50 यरगमालियों को भी आज़ाद करने का ऐलान किया है, लेकिन इसके बदले में इसराइल ने जो हमास के जो जंगजू हैं जो गिरफ्तार किए हैं, उनमें से 150 जंगजुओं को या उनके जो अगर फैमिली मेंबर्स वगैरह हैं तो उनको रिहा करेगा। यानी इसराइल का एक यरगमाली, इसराइल का एक बंधक, तो हमास के 3 बंधक। और ये जो एग्रीमेंट तय पाया है, इसमें जो कलीदी किरदार अदा किया है वो कतर ने अदा किया है, और उसकी वजह भी जाहिर है। एक तो कतर जो है ना, वो मेज़बान है हमास का जो चीफ लीडर है इस्माइल हानिए, वो कतर में एक महल में रहता है और आराम से रहता है। तो जाहिर है कतर के जो बादशाह हैं, सुल्तान हैं, उनकी उन तक रसाई है। तो एक कतर, दूसरा अमेरिका। कतर ने अमेरिका से ताल्लुक़ कायम किया कि आप इसराइल से बात करें, और फिर मिस्र भी इसमें शामिल हो गया। इन सब लोगों की, और ख़ास तौर पर हकीकत में तो मेन क्रेडिट मस्ट गो टू जो बाइडेन। जो बाइडेन चाहता था कि ये हो जाए किसी न किसी तरह, और वो इसमें कामयाब हुआ है। फिलहाल 4 दिन की जंग बंदी का ऐलान किया गया है, आज से शुरू हो चुकी है, और फिलहाल 50 जो है इसराइली यरगमालियों के आज़ाद होने का कहा गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर हमास वाले मज़ीद या और 10 ऐसे बंधक या 10 ऐसे यरगमाली आज़ाद करते हैं, तो उसके बदले में फिर इसराइल 30 हमास के लोगों को आज़ाद करेगा, और साथ साथ 1 दिन की जंग बंदी में इजाफा हो जाएगा। अब अगर इस हिसाब से हम सोचें कि 250 लोग जो हैं इसराइल के हमास वालों के कब्ज़े में हैं, 50 आज अगर वो रिहा हो जाए जैसा कि उन्होंने कहा है, और उसमें जो है इनिशियली उन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। सोच लीजिए जनाब,
یہ حماس والے خواتین اور بچوں کو ہی یرغمالی بنا کر لے گئے تھے۔ تو آج وہ جو 50 رہا کریں گے اس کی انہوں نے لسٹ دی ہے، اور اس کے بدلے میں اسرائیل نے 300 لوگوں کی لسٹ دی ہے، ان میں سے 150 کو آج امید ہے کہ رہا کر دیا جائے۔ اور اس لحاظ سے اگر ہر روز حماس والے 10 یرغمالیوں کو آزاد کرتے رہیں تو اس لحاظ سے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ بندی 4 دنوں کے بعد اور 20 دنوں تک بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ یہ 4 دنوں کے بعد ہی اس کا خلاصہ ہوگا، اس کے بارے میں کچھ پتہ چلے گا کہ جو پارٹیز ہیں ان کی نیت، کیونکہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ابھی کل ایک دوسری خبر بھی آئی G20 کے ملکوں کی، ابھی تو G21 بن گیا ہے جو ہے، تو G20 کے جو ملکوں کی ایک ورچوئل کانفرنس کل شروع ہوئی، اور اس وقت تو صدارت اس کی ہندوستان کر رہا ہے، یعنی نریندر مودی کر رہا ہے۔ تو نریندر مودی نے جب یہ ورچوئل میٹ کا آغاز کیا تو اس میں اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کا جو مسئلہ ہے اس کا 2 اسٹیٹ جو ہے سالوشن ہونا چاہیے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل بھی ہو، فلسطین بھی ہو، لیکن دیکھیے شروع سے لے کر 1948 سے جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے تب سے لے کے فلسطینی کیا کہتے آ رہے ہیں؟ ہم اسرائیل کو زندہ رہنے نہیں دیں گے، ایک بھی اسرائیلی بچ کے نہیں جائے گا، ہم سب کو مار کے، اور یا تو پھر میڈیٹرینین سی جو کہ اسرائیل کے جو ساتھ لگتا ہے اس میں ان سب کو ڈبو دیں گے۔ تو جب تک یہ حماس والے یا فلسطینی جو ہے اپنی آؤٹ لک میں، اپنی سوچ میں یہ بدلاؤ نہیں لائیں گے اور اسرائیل کی حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، تب تک یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک اسرائیل کو وہ مار دیں یا پھر انہیں میڈیٹرینین میں ڈبو دیں تو یہ تو اسرائیل ہونے نہیں دے گا۔ اس قسم کے جو ارادے 1948 سے چاروں طرف کے جو مسلمان ممالک ہیں، اردن ہو، لبنان ہو، شام ہو، مصر ہو، کوئی بھی ہو، ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی، بیک وقت سب نے مل کر اسرائیل کے اوپر 1948 میں بھی حملہ کیا، 1949 میں بھی کیا، 1967 میں بھی کیا، 1973 میں بھی کیا، لیکن ہر بار وہ اپنے منصوبوں میں ناکام رہے۔ الٹا یہ ہوا کہ جب بھی انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی، اسرائیل نے ان کا کچھ نہ کچھ زمین ہتھیا لی، جنگ جیت لی، اور بازو کے جو مسلمان ممالک ہیں سب کا تھوڑا تھوڑا ٹکڑا ہتھیا لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ 1978 میں اسرائیل اور ان مسلمان ممالک کے بیچ میں امن کا معاہدہ طے پایا، جس کے تحت مصر کو اس کا جو صحرائے سینا ہے جو کہ ابھی غزہ کے ساتھ لگتا ہے، رفح کا جو بارڈر ہے، یہ حقیقت میں اسرائیل جنگ میں مصر سے جیت چکا تھا اور پھر لینڈ اگینسٹ پیس کے معاہدے کے تحت مصر کو واپس کر دیا۔ اسی طرح اگر شام بھی چاہتا تو گولان کی پہاڑیاں اسے واپس مل سکتی تھی، لیکن کیونکہ شام بھی ابھی تک اسی
जिद पे अड़ा है कि वो लोग इसराइल का एक एक बंदा जो है उसको मार के उनको मेडिटेरेनियन में डुबो देंगे। तो इसीलिए शाम के साथ किसी किस्म का अमन का मुआहदा नहीं हो पाया है। तो ये जब मोदी या कोई भी जब ये कहता है, भले जो बाइडेन हो, चीन हो या कोई भी मुल्क हो, जो भी अमन के ख्वाहान हैं, वो लोग जब ये कहते हैं कि इस मसले का 2 स्टेट सॉल्यूशन है, तो भाई साहब आप पहले फ़लस्तीनियों से तो ये यकीनी कर लीजिए कि क्या वो इसराइल को जिंदा रहने देंगे। इस सिलसिले में ईरान, जिसका हकीकत में कोई जो है वास्ता नहीं है इस मसले से, सिवाय इसके कि वो भी मुसलमान है, लेकिन वो भी शुरू से यही कहता रहा है और इसी के लिए वो एटम बम बनाने के पीछे है, जिसकी वजह से उसके ऊपर इतनी सैंक्शंस लगी हुई हैं। वो भी हमेशा यही कहता है कि इसराइल का एक एक बंदा मार के उनको मेडिटेरेनियन में डुबो देंगे। अब जब तक ये जो ज़हनियत है, ये जो माइंडसेट है, ये फ़लस्तीनियों के दिमाग से नहीं निकलेगा, जब तक वो इसराइल की हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, इस खित्ते में अमन होने या पायदार अमन होने की जो है उम्मीद ज़रा कम ही नज़र आती है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।